पिछले 2-3 सालों में बड़े बड़े एनालिस्ट ने आपको सुंदर सपने दिखा के न्यू एज कंपनी आपके गले में डाली है, जिनकी बुक वैल्यू उनके मार्केट वैल्यू के 20% भी नहीं है और जिन्होंने आपको 50 से 90% तक घाटा ही दिया है। लेकिन मैं आज एक ऐसी कंपनी लेके आई हूँ जो उनके जैसी है, बस इतना है कि उनकी फंडामेंटल वैल्यू अनलिमिटेड है और वो अगले तिमाही से प्रॉफिट देना शुरू कर देगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी। जो लोग सिर्फ इस वीडियो का टाइटल देख के बोलेंगे अरे ये तो मुझे पता है, उनके हाथ में घाटे की सिवाय और कुछ नहीं आने वाला। लेकिन जो लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे उन्हें कुछ ऐसे की पॉइंट्स मिलेंगे जिससे उन्हें पता चलेगा कि कब इस कंपनी में राइट टाइम पे इन्वेस्ट करना है और उनके पास प्रॉफिट आने की संभावना ज्यादा है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे NMDC स्टील के बारे में। लेकिन क्योंकि ये एक नई कंपनी है जिसे 1 साल भी नहीं हुआ, इसीलिए हम देखेंगे इसकी हिस्ट्री चार्ट के थ्रू। आइए देखते हैं। तो इस कंपनी का डीमर्जर हुआ था 8-9 महीने पहले और उस टाइम उसकी प्राइस थी लगभग 35 रुपीज और उसके बाद आई प्रॉफिट बुकिंग जो कि आई अप्रैल 2023 में, जो कि थी 30 रुपीज। उसके बाद सिर्फ 5 महीने में ये प्राइस डबल हुई 60 रुपीज सितंबर 2023 में। और डबल होने के बाद आता है प्रॉफिट बुकिंग, जहाँ पे 2 रूल लगते हैं। पहली प्रॉफिट बुकिंग आती है लगभग 33% तक और दूसरी आती है 66% तक। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहली प्रॉफिट बुकिंग आई 33% तक की, यानी कि 1/3 की, जो कि आई 50 थी। तो यहाँ पे वो बाउंस कर सकता था लेकिन नहीं गया और नीचे गए, यानी कि 66% वाला रूल जो कि आया 40 रुपीज तक। तो अभी तक उसने बाउंस नहीं किया है, लेकिन आगे वो कर सकता है, क्योंकि अगर नहीं किया तो वो इसके भी नीचे आएगा। तो अभी 40 रुपीज के नीचे प्रॉफिट बुकिंग जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि ये ऑल टाइम लो के नजदीक आता है। अगर ये इसके नीचे जाता भी है तो 30 रुपीज टू 40 रुपीज ऐसी रेंज है जहां पे स्मार्ट इन्वेस्टर लाइफ टाइम के लिए वहां पे इन्वेस्ट करने आ सकते हैं। और इसके 4-5 रीजंस है जो मैं आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे बैलेंस शीट ऑफ मार्च 2023। इसमें हम देखेंगे रिजर्व्स, CWIP और बोरोइंग्स। रिजर्व्स यानी आपकी बैकिंग, CWIP यानी कि कैपिटल वर्किंग इन प्रोग्रेस होता है कैश इन हैंड, और बोरोइंग्स यानी कि रिस्क। जब हम देखते हैं तो रिजर्व सेक्शन में इसके रिजर्व्स आते हैं 14,118 करोड़ रुपीस के। कैश इन हैंड आता है 19,545 करोड़ रुपीस। जब हम इन दोनों का टोटल करते हैं तो टोटल आता है 33,663 करोड़ रुपीस। लेकिन जब हम इसका मार्केट कैप देखते हैं तो क्या पाते हैं? इसका मार्केट कैप है 12,224 करोड़ रुपीस, जिसके 3 गुना रिजर्व्स और कैश का टोटल आता है कि नहीं? ये सबसे अच्छी बात। और जब हम इसके बोरोइंग्स देखते हैं तो वो सिर्फ 3,842 करोड़ रुपीस। तो अगर हम इस टोटल में से रिस्क यानी कि बोरोइंग्स को माइनस करें तो क्या मिलता है? 29,821 करोड़ रुपीस। राउंड अप करने पे 30,000 करोड़ रुपीस, जो कि मार्केट कैप के 3 गुना बन रहा है। इसे अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल में कहने जाऊं तो ये बनता है, अगर मैं इस ब्लेजर को मार्केट में खरीदने जाऊं जो कि है ऑलमोस्ट 1200 रुपीस का, और दुकानदार ने इसके जेब में डाले हैं 3000 रुपीस, तो ये मेरे लिए एक प्रॉफिट का सौदा हुआ या लॉस का? मुझे ये ब्लेजर खरीदना चाहिए या नहीं? यही सेम केस है इस कंपनी के साथ। इसकी जो मार्केट कैप है यानी कि इसकी प्राइस होती है
12,000 करोड़ रुपीस की, और इसके अंदर जो है यानी कि रिजर्व्स और कैश वो है 30,000 करोड़ रुपीस। और अभी तक तो मैंने इसके एसेट्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात ही नहीं की है। और अगर हम लोग इसके वेबसाइट पे जाते हैं तो इसके इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट आते हैं 24,000 करोड़ रुपीस। यानी कि आप देख सकते हैं कि इसकी फंडामेंटल वैल्यू कितनी ज्यादा है, यानी कि ये आगे जाके 100% ऊंचाई तक जाएगा। मेरा अगला पॉइंट है ब्राइट फ्यूचर। किसी भी कंपनी का ब्राइट फ्यूचर कब होता है? जब उसके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। प्रॉफिट्स कब बढ़ते हैं? जब उसके सेल्स बढ़ते हैं। और वो कब बढ़ते हैं? जब उसके पास ऑर्डर्स ही ऑर्डर हो। और इस कंपनी के पास ऑर्डर की कमी नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोड्यूस करने वाली है या कर रही है वो ये सप्लाई करेगी गवर्नमेंट कंपनीज को। और उसका डिटेल टेबल मैंने इस वीडियो में दिया हुआ है, तो आप उसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसमें जो 5 मेजर चीजें हैं वो मैंने यहाँ पे दी हुई है। पहली रेलवे, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन और ऑटोमोबाइल। शुरुआत करते हैं रेलवे से। रेलवे में लगने वाले बॉयलर, प्रेशर वेसल से लेके रेलवे वैगन्स में लगने वाला जो स्टील है, स्पेशल काइंड ऑफ स्टील, वो ये कंपनी प्रोड्यूस कर रही है या करने वाली है। गैस सेक्टर में जो एलपीजी सिलेंडर्स है, पाइपलाइंस है, उसमें जो स्पेशल काइंड ऑफ स्टील यूज किया जाता है वो ये कंपनी प्रोड्यूस करने वाली है। इलेक्ट्रिसिटी में जनरेटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स बनाने के लिए जो स्पेशल काइंड ऑफ स्टील यूज किया जाता है वो भी ये कंपनी प्रोड्यूस करने वाली है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में रोड और ब्रिजेस में यूज करने वाले स्टील, स्पेशल काइंड ऑफ स्टील, ये भी ये कंपनी प्रोड्यूस करने वाली है। ऑटोमोबाइल में जो भी स्पेशल काइंड ऑफ स्टील यूज किया जाता है ये भी ये कंपनी प्रोड्यूस करने वाली है। इन शॉर्ट, इन सभी का कंक्लूजन ये निकलता है कि उसके पास सबसे ज्यादा ऑर्डर मिलने वाले हैं गवर्नमेंट कंपनी से और उसका ब्राइट फ्यूचर है। मेरा अगला पॉइंट है शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 61% शेयर्स है, FIIs के पास ऑलमोस्ट 4% शेयर्स है, DIIs के पास ऑलमोस्ट 20% शेयर्स है और पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 15% शेयर्स है। अगर आप ध्यान से देखिए प्रमोटर्स सेक्शन में जहाँ पे 61% शेयर्स है, लोगों को डर रहता है कि गवर्नमेंट अपने शेयर्स बेच देगी, कम दाम में बेच देगी, लेकिन यहाँ पे ये नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ पे 75% वाला रूल नहीं लगता, क्योंकि इसके शेयर्स ऑलमोस्ट 61% है, इसीलिए गवर्नमेंट जल्दबाजी में अपने शेयर्स नहीं बेचेगी। अगला पॉइंट आता है DIIs, जहाँ पे 20% शेयर्स है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि इसमें 15% जो शेयर्स है वो LIC के पास है और LIC जब इन्वेस्ट करती है तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करती है, तो जल्दी में प्रॉफिट बुकिंग के लिए LIC अपने शेयर्स नहीं बेचेगी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बीच में ये खबर आई थी विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में, जहाँ पे गवर्नमेंट अपने शेयर्स को बेचकर प्राइवेट प्लेयर्स को देने वाली थी और वहां पर इस कंपनी के शेयर की वैल्यू भी बढ़ी थी। लेकिन चुनावी सभा में नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को नकार दिया था। लेकिन चुनाव के बाद तो कुछ भी हो सकता है। अगर ये प्लान चुनाव के बाद लागू पड़ता है तो इस शेयर की वैल्यू अनलॉक हो जाएगी और वो 2 गुना बढ़ सकती है। इस वीडियो के अंत में मैं देना चाहूंगी एक बड़ी वार्निंग। कल यानी कि 14 नवंबर को आने वाला है सितंबर सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट, जो कि थोड़ा ढीला ढाला आ सकता है। लेकिन वो ढीला ढाला क्यों आएगा वो मैं अभी बताती हूँ। इस कंपनी ने अपना प्रोडक्शन मिड क्वार्टर स्टार्ट किया है। प्रोडक्शन के बाद होगा सेल, सेल के बाद होगा प्रॉफिट, यानी कि जिस कंपनी ने अभी अभी प्रोडक्शन शुरू किया है उसके सेल्स थोड़े कम हो, प्रॉफिट थोड़ा कम आएगा और इसी बात का फायदा उठा के ऑपरेटर लोग अपने गेम खेलेंगे। गेम क्या कि ये कंपनी का रिजल्ट तो खराब आया है, आपको बेचना चाहिए। जो डर गए वो अभी बेच देंगे और जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है वो इसी 30 to 40 के रेंज में
लाइफ टाइम के लिए अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर इसका रिजल्ट अच्छा आता है तो ये एक मजबूत बेस बन जाता है और इसके बाद ऑपरेटर्स के पास कुछ रहेगा ही नहीं गेम खेलने के लिए और इसके बाद ये स्टॉक जाएगा ऊपर। मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगी, मेरा अभी तक कोई भी डेमिट अकाउंट नहीं है, ना ही मेरा इस कंपनी में कोई पर्सनल इंटरेस्ट है या इन्वेस्टमेंट है। मैंने सिर्फ एक कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस की है और ना ही मैं कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन कर रही हूँ।